हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में। मतलब अब हम एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, उनको हिस्टोरिकल पार्ट को, उनके लेजिस्लेटिव पार्ट को, एग्जीक्यूटिव पार्ट को हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो स्टार्टिंग है, वो है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है, मतलब कैसे पार्लियामेंट तक आया, मतलब ये जो कंसेप्ट है कि हम एक सदन में बैठेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स होगा, हमारे देश में भी है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो ये आखिर हमने कहाँ से लिया है? ये थ्योरीज हमने, ये चीज़ें हमने जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। तो उनके यहाँ आखिर ये आया कैसे और ये धीरे धीरे सोच कैसे पैदा हुई, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज हम सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है और कैसा है। मतलब कौन सा राजा कब आया, जैसे मैग्ना कार्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये अलग अलग समय में आए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बात यह है कि हमारे तरह किसी एक टाइम फ्रेम में नहीं लिखा गया। जैसे हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखे गए हैं। 1946 के बाद लिखना शुरू हुआ है ना, 1949 में बनके तैयार हुआ, 1950 में हमने उसे इफेक्ट में लाया। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये किसी एक दिन में बैठ के नहीं लिखा गया, बल्कि सदियों लगे हैं। मतलब 1100 से लेके 1800 तक आते आते, 1100 से लेके 1800 तक आते आते इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और ये किसी एक पार्ट में नहीं, कई सारे पार्ट्स को मिला के इनके इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होते हैं। अब जैसे जो शब्द है ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो शब्द है उसमें अपने आप ही यूनाइटेड है। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड एक अलग देश है, स्कॉटलैंड एक अलग देश है, वेल्स एक अलग देश है। इन तीनों को मिलके बनता है ब्रिटिशर्स या यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें तीन अलग अलग देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो यूनाइटेड किंगडम। अब इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की आरंभ करते हैं, देखते हैं कि कौन से राजा कब आए और कौन कौन से पीरियड में क्या क्या हुआ और कैसे इन्होंने मोनार्की से, मतलब राजतंत्र से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तक पहुंचे। इनके यहाँ आज भी पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। मतलब अगर हमारे देश में पार्लियामेंट कोई कानून बनाए तो उसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन इनके देश में आज भी पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है इनका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने मोनार्की से लेके डेमोक्रेसी तक का सफ़र तय किया है। और कहा जाए कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी का मतलब चलन बहुत देर बाद शुरू हुआ। मतलब बहुत समय था, मौर्य शासन के समय या फिर उससे पहले तक डेमोक्रेसी की कुछ बातें थी, राम राज्य का कंसेप्ट जो है। लेकिन 1500 के बाद आप देख सकते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नाम का कुछ नहीं है, वो सिर्फ मोनार्की नाम का है, मतलब राजतंत्र के नाम का है। लेकिन इनके यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी, मतलब पार्लियामेंट कभी बना कभी भंग हुआ, ऐसा। अभी चलते हैं इस सफ़र पे, तो स्टार्ट करते हैं। मुनरो ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है। कैसे? द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्प्लेक्स एमलगम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, मतलब एक लूसिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो एक बार में पढ़ा और रेडी हो गए। और एमलगमेशन हुआ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बना है। It is not the document, it is not one document but 100 of them.
ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे हमारा 1946 से शुरू हुआ, 1949 तक लिख के हम रेडी कर दिए। जैसे हमारे देश के संविधान में आप देखेंगे कि बहुत सारे रेफरेंस है। हमने कुछ इटली से लिया, कुछ ब्रिटिश से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग जगह से लिए। लेकिन इन्होंने समय के साथ अपने टाइम फ्रेम में, जब राजा शासन करता जाता उस वक्त जनता जैसी करती जाती। उनके यहाँ अलग अलग लोग थे, क्लर्जीमैन थे, एलिट क्लास था, मतलब अमीर वर्ग के लोग थे, पैसे वाले वर्ग थे, नेता थे, फिर से चर्चमैन थे, बिशॉप्स थे, राजा खुद था। तो कभी राजा पावरफुल बन जाता, कभी मिडिलमैन पावरफुल बन जाता, कभी संसद को पावरफुल बनाया जाता। तो इस टसल में, इस झगड़े में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। हमारी तरह दूसरों का रेफरेंस लेके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हम गुलाम देश थे, हमें गुलाम बनाए रखा 200 साल तक। तो हमारी सोच, बुद्धि, अपनी वाली जो टेक्निक थी वो तो नहीं लग सकती, लेकिन ये तो गुलाम नहीं रहे। इनके यहाँ अलग अलग राजाओं ने आक्रमण किया, अलग अलग पद्धति से शासन किया और आगे बढ़ता चला गया। इट इज अ चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। मुनरो ने कहा ये चाइल्ड ऑफ विजडम है, मतलब ये एक बुद्धियों से भरा हुआ बच्चा है, मतलब इसके पास बहुत बुद्धि है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट है। अब देखिए, पहला मैग्ना कार्टा 1200 सदी में लिखा गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया। तो आप गैप अपने आप समझ सकते हैं। उनके यहाँ वो पर्सनल राइट का कंसेप्ट, वो सोच की, मतलब एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का अपना एक अधिकार होता है, ये कब से है। हमारे यहाँ इंडिविजुअल राइट्स 1500 सदी में कुछ था ही नहीं। 1600 सदी में राजा मतलब लोगों के गर्दन काट लेते थे, हुआ उनके यहाँ भी है, लेकिन भैया कंसेप्ट तो मौजूद है, हमारे यहाँ तो कंसेप्ट भी नहीं थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए इसको कई सारे पीरियड्स में बांटना होगा। पहला एंग्लो सैक्सन पीरियड, दूसरा नॉर्मन पीरियड, तीसरा एंजेविन और प्लांटागेनेट पीरियड, चौथा टूडर पीरियड, पांचवा स्टुअर्ट पीरियड और छठा हैनोवर पीरियड। इस 6 पीरियड में इनके इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ने डेवलपमेंट की है और यही रेलेवेंट है। अब शुरू करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड से। जो सैक्सन वंशज के जो लोग थे, सैक्सन डायनेस्टी के जो लोग थे, उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, मतलब 900 to 1000। इन्होंने शासन किया था लगभग 1066 तक। जब इंग्लैंड में सेक्शंस आए तो उन्होंने ओरिजिनल लोगों को भगा दिया और धीरे धीरे वहां पे कब्जा कर लिया। अभी कब्जा करने के बाद उन लोगों ने जो, मतलब किंगशिप, मतलब जो राजतंत्र है, वो धीरे धीरे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। तो 10वीं सदी के आसपास इंग्लैंड जो था वो और बिखरा हुआ पार्ट में था, जिसमें ईस्ट एंग्लिया, अमेरिका, नॉर्थम्बरलैंड, केंट, ससेक्स, एसेक्स, वेसेक्स, ऐसे बहुत सारे हिस्सों में इंग्लैंड बिखरा हुआ था, जिसको इन्होंने क्या किया, जो बड़े हिस्से थे उन पे शासन किया और बाकी पार्ट्स पे भी अपना शासन धीरे धीरे बढ़ाए। तो सेक्शन पीरियड में क्या हुआ कि इन लोगों ने राजतंत्र इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की। तो सेक्शन पीरियड में ही सिंगल मोनार्की का कंसेप्ट आया। कहा कि भैया हम अकेले शासन करेंगे, राजा खुद शासन करेगा। अभी उसके साथ क्या कहते हैं, अगर ऑग की बात माने तो ऑग ने कहा मोनार्की इन ब्रिटेन इज एन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नॉट एन इंपोर्टेशन। मोनार्की इन ब्रिटेन इज एन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, मतलब मोनार्की में जो राजतंत्र उत्पन्न हुआ ये कहीं से आया नहीं, यहीं पैदा हुआ और यहीं पला बढ़ा। ये इंपोर्ट करके नहीं लाया गया है, यहीं बड़ा हुआ है। तो सेक्शन पीरियड में किंगशिप स्टार्ट हो गया। अभी जैसे कि हर राजा को अपना एक काउंसिल मैन चाहिए, मतलब सलाहकार। भैया मैं राजा हूं तो सलाह किससे लूं, है ना।
अगर कालीन भैया को सलाह लेने के लिए मुन्ना भैया जैसे लोग या और भी जो उनके गैंग में मौजूद हैं वैसे लोग चाहिए ना, तब तो सलाह देंगे। तो राजा ने काउंसिल मैन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जैसे हमारे यहाँ भी हमने देखा है, फिल्मों में देखा है, पढ़ा है कि राजा के यहाँ कुछ काउंसिल मैन हुआ करते थे जो वाइज होते थे, मतलब राजा रखता था अपने से समझदार लोग और उनकी सलाह पे काम करता था। इस काउंसिल मैन को विटन कहा जाता था या विटनोगेमट, इन शब्द से काउंसिल मैन को संबोधित किया जाता था। इस दौरान तक, जब तक सेक्शन पीरियड था, तब तक जो राजा का जो गद्दी है वो हेरिडिटरी था पार्शियली, मतलब पूरे रूप से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अगर राजा का बड़ा बेटा जो है वो मतलब वो एलिजिबल नहीं है राजा बनने के लिए, तो छोटे बेटे को देखा जाएगा। लेकिन अगर वो भी एलिजिबल नहीं है तो काउंसिल मैन सजेस्ट करेंगे कि राजा कौन बनेगा, कि राजा किसको बनना चाहिए। तो इसका मतलब जो शुरुआत में जो ब्रिटेन में जो किंगशिप स्टार्ट हुआ था वो मोनार्की कभी भी पूरे रूप से हेरिडिटरी नहीं थी। मतलब बाद के समय में जाके किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी फॉर्म लेता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो हेरिडिटरी फॉर्म में नहीं था। अब जैसे कि राजा को काउंसिल मैन की बहुत ज़रूरत है, तो काउंसिल मैन में कौन लोग होंगे? काउंसिल मैन में वो लोग होने चाहिए जो राजा के बराबर समझदार हों या राजा से ज़्यादा समझदार हों। जैसे भारत में हमने देखा है कि हर राज दरबार में जो हिंदू राजा है उसने अब पंडितों को जरूर रखा है, जगह दी है, क्योंकि हिंदू राजा मानता है, उस डिवाइन थ्योरी में बिलीव करता है, मानता है कि भगवान, मतलब ये सृष्टि जो है वो भगवान ने बनाई है। तो और मानता है कि जो पंडित जी हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो खुद भी, तो इसलिए वो भगवान में पूरा विश्वास करता है। तो राजा जो है, हिंदू राजा, वो हमेशा ब्राह्मणों को अपने दरबार में रखता था। आप घनानंद को देख लें या किसी भी हिंदू राजा को देख लें, वो रखता था। वैसे ही सेक्शन पीरियड के दौरान जो राजा था वो अपने काउंसिल में, मतलब काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन में, जिसको विटन कहते हैं, उस विटन में वो कुछ पैसे वाले, कुछ समझदार, कुछ रिलीजियस लोगों को रखता था। जैसे चीफ ऑफिसर्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, द बिशप्स, अदर लीडिंग चर्चमैन, एल्डोमैन, सीयर्स और सम हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, इनको अपने यहाँ इंक्लूड कर बिल्कुल सही बात है। हर इंसान चाहता है कि उसके काउंसिल में जो हो वो ज़बरदस्त लोग मौजूद हो। जैसे हमारे मोदी जी आज मौजूद हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राजा ना कह दें भूल से भी आप, क्योंकि वो राजा नहीं है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। उनके यहाँ भी कैबिनेट है। तो हमारे देश में जो कैबिनेट का कंसेप्ट है, ये आप देख लें, बहुत पहले 10वीं 11वीं सदी में सेक्शन पीरियड के दौरान ब्रिटेन में स्टार्ट हो चुका था। हमारे कैबिनेट में कौन कौन से? हमारे कैबिनेट में आप देखेंगे अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमन हैं, ये सभी लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के साथ जुड़े हैं और इनमें 40 लोग बनते हैं। तो ये जो काउंसिल मैन है, इनके बैठने का कोई एक ठीक जगह तो था नहीं। तो ये इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में बैठते थे, चर्चाएं करते थे। विषय वस्तु ज़्यादातर टैक्स ही होता था कि कितना टैक्स लिया जाए या कम किया जाए, इन विषयों पे ही ज़्यादा सेक्शन पीरियड में बात हुई। तो सेक्शन पीरियड के दौरान जो विटन था, मतलब जो काउंसिल ऑफ वाइज मैन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग था राजा के लिए। राजा भी शामिल रहता था और इंग्लैंड के बहुत सारे जगहों पे ये लोग बैठ के सभाएं करते थे। जैसा कि सेक्शन पीरियड के दौरान जो विटन में जो काउंसिल्स ऑफ मैन हैं, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है, इनको किसी ने वोट देके उस काउंसिल ऑफ मैन का ग्रुप नहीं बनाया है। ये खुद से राजा ने जिसको जिसको पसंद किया है। मतलब एक राजा को अगर शासन में बने रहना है तो जो लोग पावरफुल हैं उस वक्त के, उनके साथ तालमेल बना के रखना है। आज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है मोदी जी, आप देख लीजिए, अंबानी, अडानी, ये सब बंधु हैं, मित्र हैं, चाहे बैठ के कितना भी गालागाली कर लें, गरीबी हटाओ, लेकिन अमीरों से झगड़ा नहीं होगी, क्योंकि पैसा कौन देगा? अमीर। ठीक है सर। तो वैसे ही उस काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन में राजा अपने पसंद के लोग रखे थे, लेकिन ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी।
लेकिन शुरुआत हो रही थी कैबिनेट के कंसेप्ट का, पार्लियामेंट के कंसेप्ट का, तो ये कहीं भी सभा करती थी, टैक्स के ऊपर बात करती थी, थोड़े बड़े लॉज के बारे में बात करती थी कि कैसे सिस्टम चलाया जाए। अगर जनता नाखुश है राजा से तो ये काउंसिल्स ऑफ मैन, ये ग्रुप विटन अगर चाहे तो राजा को हटा भी सकती है। वो राजा जो किंगशिप से नहीं आया है, मतलब राजा का बेटा अगर राजा है तो काउंसिल्स ऑफ मैन के पास पावर नहीं था कि हटा दे, लेकिन अगर जैसे इनके पास ये भी पावर था ना कि किसी और को राजा बना दिया जाए, तो उसको अगर ये चाहें तो हटा दे सकते थे। तो इसका मतलब सेक्शन पीरियड के दौरान पूरे रूप से मोनार्की स्टैब्लिश नहीं हुई थी, पूरे रूप से मोनार्की नहीं बन पाया था अभी तक इंग्लैंड में। सेक्शन पीरियड और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन पीरियड के दौरान लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। सेक्शन पीरियड के दौरान ब्रिटेन में, इंग्लैंड में लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा था। लोकल गवर्नमेंट के नाम पे मतलब वहाँ के जो नगर थे वो छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, छोटे छोटे हिस्सों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। उन रिप्रेजेंटेटिव्स का अपना अपना सभा होता था। जो मतलब जो हेड होते थे उनको द सियर मोटे कहते थे, सियर SHRIE मोटे। द सियर मोट जो साल में 2 बार कम से कम मीटिंग होती थी, जुडिशियल बिजनेस के बारे में बात होता था, ये राजा को रिपोर्ट करते थे। मतलब आप समझें कि आज के समय में जो पंचायत सिस्टम भारत में 1975 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, उनके यहाँ 11वीं सदी में धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन तैयार हो चुका था। आज भी हमारे यहाँ जो मुखिया है, काउंसिलर है, वो ठीक से काम नहीं करता, लेकिन उनके यहाँ उस जमाने में ये जो शेयर मोट है, जो मतलब कह सकते हैं ज़्यादातर ज़्यादा मतलब जिला परिषद तक या पंचायत समिति तक, ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति तक के जो लोग, ये डायरेक्ट राजा के साथ भी साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करने का मौका मिलता था, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था, बातें रखने की मौका मिलता था। और ये लोग राजा के अपॉइंटमेंट में भी भाग लेते थे। द सीयर में बी रिगार्डेड एज द प्रोगिनेटर ऑफ द मॉडर्न कंट्री। मतलब इन सीयर्स का भी, ये जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब जिनका कोई खास भूमिका नहीं है, इनकी भी भूमिका थी राजा के अपॉइंटमेंट के दौरान, मतलब वो काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन के साथ। इसमें मुनरो ने बहुत खूबसूरत बात की है, मतलब सेक्शन पीरियड के ऊपर कहा है, देयर हैज बीन नो टाइम ड्यूरिंग द पास्ट 1000 years when Englishmen have not been electing somebody to represent them somewhere in township, shire, borough, parish, काउंटी और पार्लियामेंट। आज से लगभग 1000 साल में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंग्लिशमैन ने किसी को मतलब इलेक्ट या नॉमिनेट न किया हो। मतलब हमेशा ही किसी न किसी माध्यम से उनकी छोटी इकाई में भी उन्होंने किसी न किसी को इलेक्ट किया है। जैसे आप देखेंगे कोलकाता में जो लोग रहते हैं, आप देखेंगे कि कोलकाता वार्ड्स में बटा हुआ है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, ऐसे वार्ड में बटा हुआ है, और ब्रॉडली बोरो में बटा हुआ है। बोरो 1, बोरो 2, तो बोरो में आता है 10 वार्ड, 12 वार्ड, ऐसे बोरो 2 में बाकी के वार्ड्स, बोरो 3 में बाकी के वार्ड्स। तो ये जो बोरो और वार्ड्स का जो कंसेप्ट है, ये दिया हुआ किसका है? ब्रिटेन का, क्योंकि 1911 तक इस पे शासन कौन कर रहा था? इंग्लिशमैन। तो जब इंग्लिशमैन शासन कर रहे थे, इसलिए बोरो और वार्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके गया वो लोग। आपके नज़दीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनके यहाँ भी कहा जाता है। तो उन्होंने जो जो अपने यहाँ किया, हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस करके दिया। तो ऐसे ही हर लेवल पे, वार्ड के लेवल पे भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, बोरो के लेवल में भी होता है, मेयर के लेवल पे, मतलब जो KMC है, जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके मेयर के भी चुनाव होते हैं। मतलब वो तो एक साथ मिलकर तय किया जाता है ऐसा। तो ये रहा सेक्शन पीरियड। सेक्शन पीरियड में हमने समझा कि किंगशिप आया था आधा आधा, पूरे पूरे नहीं आए थे। पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो है वो कैबिनेट के फॉर्म में आया था, पार्लियामेंट के फॉर्म में अभी नहीं आया था। तो आगे बात करते हैं
नॉर्मन पीरियड। अब बात करते हैं नॉर्मन पीरियड की। नॉर्मन पीरियड शुरू होता है 1066 के बाद, जब विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने आक्रमण किया। विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया, सेक्शंस को भगाया, और अब विलियम्स का शासन स्टार्ट होता है नॉर्मन पीरियड में। अब सही मीनिंग में नॉर्मन पीरियड में ही रॉयल सिस्टम इस्टेब्लिश होने लगा, मतलब राजतंत्र, मोनार्की जो है वो सही मीनिंग में नॉर्मन पीरियड में ही इस्टेब्लिश हुआ। विलियम ने अलग अलग तरीकों से, पहले तो जितने भी स्टेट्स थे, मतलब जितने भी संपत्तियां थी, जितने भी प्रांत थे, क्षेत्र थे, सबको अपने हाथ में एक्वायर किया। उसके बाद अपने ट्रस्टेड लोगों में अलग अलग पार्ट बांट दिए, जिसके कारण फ्यूडलिज्म तैयार हुआ, मतलब सामंतवाद तैयार हुआ, और खुद राजा बना विलियम, और बाकियों को थोड़े थोड़े पावर्स दे दिया। दूसरे तरीके से उसने खुद बिशप्स को या चर्चमैन्स को अपॉइंट किया, मतलब अब चर्च जो है वो राजा के अंदर आ गया। और कौन बनेगा चर्च का पोप, फादर, बिशप्स, ये राजा ने तय किया। तो अब राजा धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है, मोनार्की की असली मीनिंग आ रही है, क्योंकि सेक्शन पीरियड के दौरान जो राजा था वो तो कमजोर था, उसको काउंसिल मैन दबा दे रहा था। लेकिन नॉर्मन पीरियड का राजा कमजोर नहीं है, नॉर्मन पीरियड का राजा बहुत मजबूत है। ये चर्च को चला रहा है, चर्च राजा को नहीं चला रहा है। धीरे धीरे इसने लोकल गवर्नेंस में भी काम किया, फिर धीरे धीरे रॉयल जजेस अपॉइंट किए, जो कि काउंटी टू काउंटी, मतलब कुछ जजेस को अपॉइंट किया जो जिनका काम था फैसला करना, जो अलग अलग प्रांतों से प्रांत घूम घूम के जाते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को प्रोटेक्ट करते थे और बात करते थे। उस दौरान ज्यादा समय तक लॉ तो था नहीं, तो किस बेसिस पे चल रहा था सब कुछ? कॉमन लॉ पे। कॉमन लॉ सर बहुत इंटरेस्टिंग है। उस दौरान कोई लेजिस्लेटिव बॉडी थी नहीं, मतलब इतना भी समझ नहीं था कि भैया बैठ के कानून बना ले, आईपीसी सीआरपीसी लिख दे। तो आखिर चलेगा कैसे? सब कुछ कॉमन लॉ पे चलेगा। कैसे? इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस मतलब समझ बूझ पे तैयार होगा। जैसे हमारे देश में या मैं अभी भी हमारे अंदर उतनी सेंस नहीं आई है, आज भी हमें लिखना पड़ता है, यहां थूकना मना है। लिखने की जरूरत क्या है? लेकिन फिर भी लोग नासमझ है, इग्नोरेंट है, अवॉइड करते हैं चीजों को, और वो थूकते ही हैं। इसलिए बाध्य करना पड़ता है लोगों को कानून बना के। आप देखिए कि मेट्रो रेल में कम किसी की हिम्मत है थूक दे? नहीं। लेकिन रेल में आए दिन कोई बीड़ी पीते हुए ट्रेन में ट्रेवल करता है, दारू पीते हुए रात को लोग ट्रेवल करते हैं। ऐसा लगता है घर जाके तो वो पी नहीं सकता, मतलब उस ट्रेन में वो पी के बहादुरी दिखा रहे है ना। तो आप सोचे कि लोग इतने इग्नोरेंट है, इतने बेवकूफ हैं कि ट्रेन में बैठ के वो दारू पी रहा है, ट्रेन में बैठ के वो सिगरेट पी रहा है। ये जगह है? अरे भैया तुम्हारे लिए पर्सनल चीजें हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और धुआं छोड़ते हैं, जिनको नाक में जा रहा है प्रॉब्लम उनको है ना, है कि नहीं? लेकिन अगर उनको कहो तो वो कहते हैं कि अरे हम तो उधर फेंक रहे हैं। तो आखिर आ तो रहा है। तो इसीलिए ब्रिटेन में उस दौरान कॉमन लॉ का चलन शुरू हुआ। कॉमन लॉ मतलब भैया अगर किसी का पेड़ जो है किसी के छत पे चला गया है, तो आम चाल की बुद्धि में ये कहता है कि अगर उस पौधे से दूसरे के घर को प्रॉब्लम है तो तुम काटो, क्योंकि पेड़ तुम्हारा है ना। तो ऐसा जो छोटा छोटा न्यूसेंस है, जो छोटे छोटे गलतियां हैं, इनको कॉमन लॉ में लाया गया। या ज्यादातर जो जजेस थे वो अपने प्रूडेंस से, अपनी समझ से फैसला सुनाते थे। इसलिए कॉमन लॉ का जो प्रचलन था वो नॉर्मन पीरियड में ज्यादा बढ़ने लगा। और जो जजेस रखे गए और जो जजेस अपॉइंट किया राजा ने, उनको शेरिफ्स कह के बुलाते थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा पावरफुल, लेकिन उसका काम था अलग अलग जगह जाना, फैसले करना, रिपोर्टिंग जो होगी वो राजा के पास,
वो राजा को जाकर रिपोर्टिंग करेगा। हमारे यहाँ हमने देखा है कि राजा कहता था कि हम फैसला करेंगे, अभी हम जिंदा हैं, फैसला करेंगे हम। लेकिन उनके यहाँ आप देखें कि राजा ने ये जो कार्यभार है, जो जुडिशियल सिस्टम है, शुरू से ही किधर शिफ्ट करने की कोशिश की है। अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन रखा है लेकिन जुडिशरी नहीं रखी है, क्योंकि उसको पता है कि हर काम अलग अलग इंसान करने चाहिए, इसलिए शेरिफ्स को अपॉइंट किया। नॉर्मन पीरियड के दौरान राजा ने क्या किया, बहुत सारे शेरिफ्स को अपॉइंट किए, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, वो राजा की खुद की बस की बात नहीं थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जस्टिस के लिए रॉयल जजेस अपॉइंट किए गए जो कि अलग अलग काउंटीज में जाएंगे और फैसले सुनाएंगे, वैसे शेरिफ्स को भी अपॉइंट किया गया जिनका काम था कि अलग अलग प्रांतों में जाना और वहां से टैक्स कलेक्ट करना, या फिर मतलब राजा जो कहे उसके अनुसार काम करना, उन नियमों का पालन करवाना और करना। तो धीरे धीरे नॉर्मन पीरियड के दौरान राजा जो था वो बहुत मजबूत होने लगा। उसकी सोच समझ, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, सब कुछ डेवलप होने लगा। इस पे मुनरो कहते हैं, द ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर अंडर द नॉर्मन्स एंड देयर सक्सेसर्स paved the way for the ultimate triumph of English democracy। इस नॉर्मन पीरियड ने धीरे धीरे रास्ता दिखाया इंग्लिश डेमोक्रेसी का, मतलब सिस्टम को एक सही तरीके ढांचे में लाने का काम किया। अब नॉर्मन पीरियड के दौरान समय बदलता गया। अब जो वो सेक्शन पीरियड में जो विटन शुरू हुआ था, काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन, अब इसका जो शेप था वो बड़ा होने लगा। अब विलियम्स या फिर ये जो विलियम्स या फिर नॉर्मन पीरियड के जो राजा थे, इन्होंने विटन का साइज बढ़ाया और कॉन्सेप्ट भी बढ़ाए। अब ये जो विटन था इसको अब कहा जाने लगा ग्रेट काउंसिल और मैग्नम कॉन्सिलियम, ऐसा कहा जाने लगा। अब मतलब अब उस काउंसिल अब छोटे लोगों तक, मतलब कम लोगों तक नहीं सीमित रहेगा, बढ़ेगा, बड़ा होगा। अब इसमें धीरे धीरे रॉयल्स ऑफिसर्स, चर्च डिग्निटरीज, अदर लीडिंग मैन ऑफ द किंगडम हु वर समन्ड बाय द किंग, धीरे धीरे राजा बहुत सारे लोगों को इस ग्रेट काउंसिल में इंक्लूड करने लगा। और पार्लियामेंट का जो आगे जाके बनने वाला था पार्लियामेंट, उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी थी इंग्लैंड में। देयर वॉज नो इलेक्टिव एलिमेंट इन द मैग्नम कॉन्सिलियम। ऐसा नहीं था कि ये इलेक्टिव पार्ट था, राजा अपनी मर्जी से इस ग्रेट काउंसिल में लोगों को भर्ती किए जा रहा था। जैसे अगर आज मान लो देश में इलेक्टिव सिस्टम खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, तो आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री है वो उसने जो काउंसिल बनाया है उसमें सिर्फ अपने चाहते लोगों को रखा है। सनी देओल, गौतम गंभीर, अडानी, अंबानी, ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे, हम आप बाहर। ऐसे भी हम आप बाहर हैं, जबकि इलेक्टेड प्रोसीजर चल रहा है, और उसमें अगर इलेक्टेड प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तब तो बात खत्म हो गई। इस मैग्नम कंसिलियम का या फिर कह लें ग्रेट काउंसिल का जो काम था, मोर और लेस विटन के जैसा ही था। विटन के जैसा ही ये भी काम कर रहा था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारियां जो थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस का दर्जा दिया जाने लगा। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जहां का फैसला आखिरी होगा। हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस पार्लियामेंट है। मतलब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, उनके यहाँ पार्लियामेंट ऊपर आता है। तो आप देखिए ये जो कंसेप्ट है आज भी जो प्रेवलेंट है, इसकी तैयारी 12 सदी में शुरू हो चुकी है, 1200 समय में। लेकिन ये जो विटन था सेक्शन पीरियड का, वो ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि विटन के पास पावर था कि वो राजा हटा दे। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेट काउंसिल है, नाम भले बदल गया, मैग्नम कॉन्सिलियम नाम भले बदल गया, लेकिन ये गद्दी नहीं बदल सकता राजा की। तो इसका पावर जो था वो राजा की तुलना में कम और राजा का पावर ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार सेक्शन पीरियड में विटन का पावर ज़्यादा था, राजा का पावर कम था। अब मैग्नम कंसिलियम का जो सभा था वो हर समय नहीं होता था, इसलिए राजा ने क्या किया, एक छोटी बॉडी तैयार की जिसका नाम रखा
कुरिया रेजिस, मतलब एक छोटी बॉडी लिटिल काउंसिल, कुरिया रेजिस, जिसका काम था मतलब सभाएं करना। जैसे बड़ा जो ग्रेट काउंसिल था वो साल में हर बार बैठ के सेशन नहीं कर सकता था, इसलिए कुरिया रेजिस और लिटिल काउंसिल इसका काम था धीरे धीरे मतलब कभी कभी सभाएं करना, मतलब ये फ्रीक्वेंटली सभा करता था। और ग्रेट काउंसिल साल में 2 बार या 3 बार। इसमें कौन कौन से मेंबर हो रखे? द क्यूरियस रेजिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ इनर सर्कल ऑफ ग्रेट काउंसिल एंड इंक्लूडेड, इसमें चैम्बरलिन थे, चैम्बरलिन का एक पद था, चांसलर और कांस्टेबल, द स्टीवर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। मतलब राजा के जो खास खास लोग रखे थे वो क्यूरिया रेजिस में रखे जाते थे, जिसको लिटिल काउंसिल कहा जाता था। इसका ज़्यादा से ज़्यादा काम था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करे, सेशंस करे, और जो जो राजा को चाहिए या सिस्टम को चाहिए उनके ऊपर नियम बनाए, क्योंकि ग्रेट काउंसिल का फ्रीक्वेंटली मिलना बैठना संभव नहीं था। नॉर्मन पीरियड की एक खास बात थी, द हैबिट ऑफ नॉर्मन किंग टू कॉल द लीडर्स ऑफ द पीपल। जो राजा था वो लोगों के जो लीडर्स थे अलग अलग सेक्ट्स में उनको बुलाता था मीटिंग के लिए, एंड सीक देयर एडवाइस ऑन द स्टेट मैटर्स, लेटर ऑन hardened into usage which eventually became a constitutional principle। धीरे धीरे लोगों को बुलाना और उनका सलाह लेना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल तैयार हो गया। जैसे रेफरेंडम नाम की चीज फ्रांस और ब्रिटेन में थोड़ी बहुत बची है, इंग्लैंड अमेरिका में भी है। हमारे देश में रेफरेंडम नाम का चीज ज़्यादा देर तक नहीं चलता है क्योंकि जनता जानती ही नहीं है। तो जनता से भी ओपिनियन ली जाए कि ये करने वाली है सरकार, करे या ना करे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट अरोज आउट ऑफ क्यूरिया ग्रीव द प्रीवी काउंसिल एंड द कैबिनेट। ये जो क्यूरिया रेजिस था या लिटिल काउंसिल, ये जो कंसेप्ट था ये धीरे धीरे पार्लियामेंट या प्रीवी काउंसिल का रूप लेने लगा समय के साथ। एंड द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो फॉर द फ्रेम ऑफ द गवर्नमेंट इन द 20th century, England owes much to this ancient council with the big and little sessions। तो इसका मतलब ये जो मतलब बड़ा जो सदन है पार्लियामेंट, छोटा जो सदन है वो कैबिनेट, सदन नहीं है वो तो राजा का अपना एक ग्रुप है। तो ये जो कंसेप्ट जो 20th सेंचुरी में इंग्लैंड को मिलने वाला था ये विलियम्स के द्वारा, विलियम्स ऑफ नॉर्मंडी के द्वारा आप देखें कि 12 सदी के आसपास, 11 सदी के आसपास इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हो चुका था। बिगर काउंसिल मतलब ग्रेट काउंसिल और लिटिल काउंसिल। अब आते हैं थर्ड पीरियड के बारे में। थर्ड पीरियड है एंजेविन और प्लांटागेनेट पीरियड। तो आपने समझा कि सेक्शन पीरियड, नॉर्मन पीरियड और तीसरे पीरियड में आ गया है। तो ऐसे धीरे धीरे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो तैयार हो रहा था। नॉर्मन पीरियड का जो राजा था विलियम, उसने जो भी सिस्टम एस्टैब्लिश किया था उसके जाने के बाद जो राजा बने स्टीफन ने आधे से ज़्यादा चीज़ें बेकार कर दी। मतलब वो सिस्टम, मतलब जो भी चीज़ें नॉर्मन पीरियड मतलब सेक्शन पीरियड का हटाकर नॉर्मन पीरियड में लाया था विलियम ने, स्टीफन ने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन ये एंजेवियन और प्लांटागेनेट पीरियड में जब राजा बना हेनरी टू, तो हेनरी टू ने उन सारे सिस्टम्स को आगे लेके गया। हेनरी टू जो था वो थोड़ा लीगल टेम्परामेंट का इंसान था, मतलब जो लीगल टर्म्स में विश्वास करता था। इंसान दो टाइप के होते हैं, एक जो कानून मान के चलते हैं और एक जो कानून नहीं मान के चलते हैं। मतलब हम जैसे लोग जो कानून का नाम सुनते डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को तो कुछ नहीं समझते हैं। ठीक, आटा चावल है वो मर्डर कर चुके हैं, हीनियस क्राइम कर चुके हैं, लेकिन आप उनको डरा नहीं सकते। तो कानून को मानने वाले दो टाइप के लोग हैं। तो हेनरी टू जब राजा बना तो इसने सोचा कि हम लीगल प्रिंसिपल्स को और बढ़िया करेंगे और सिस्टमैटिक करेंगे। हेनरी टू ने पाया कि राज्य को चलाने के लिए दो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और एक जुडिशियल सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है उसके लिए अलग लोग होने चाहिए और जुडिशियल जो सिस्टम होता है उसके लिए अलग।
तो उसने क्या किया कि अब ये जो क्यूरियर रेजिस था, जो लिटिल काउंसिल था, उसमें डिवाइड करना शुरू किया। कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया फॉर जस्टिस। जो कुछ लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया उसका नाम रखा प्रीवी काउंसिल, जो रॉयल काउंसिल के नाम से जाना गया। और जो कुछ लोग बच गए उनको जुडिशियल काउंसिल के रूप में तैयार किया। जुडिशियल फंक्शन बिकेम द पेरेंट ऑफ द एक्सचेकर एंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में इसी क्यूरियर रेजिस के कुछ लोग बने रहे। मतलब अब जो सरकार चलाने के लिए जो अलग अलग डिवीज़न होना चाहिए कि राजा का काम अलग होता है, कानून बनाना अलग होता है, कानून लागू करना अलग होता है, कानून चलाना अलग होता है, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो उसने क्यूरियर रेजिस को दो पार्ट में तैयार कर दिया। एक का काम एडमिनिस्ट्रेशन देखना था और एक का काम जस्टिस। हेनरी टू ने सिर्फ क्यूरियर रेजिस में ही चेंज नहीं किया, उसने मैग्नम कंसिलियम में भी चेंज किया, क्योंकि वो ग्रेट काउंसिल था। उसने धीरे धीरे उसके एनलार्जमेंट के बारे में भी सोचा और सोचा कि इसके जो इंपॉर्टेंट काम्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट काम्स हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स रेफर टू दैट मैग्नम कंसिलियम। कहा कि भैया तुमको संभालना है। और पहला जो एनलार्जमेंट था, बड़ा भी तो होना चाहिए, ग्रेट काउंसिल बड़ा भी तो होना चाहिए समय के साथ, वो 1213 में आया। ग्रेट काउंसिल का पहला एनलार्जमेंट 1213 में आया। व्हेन किंग जॉन एड्रेस रिट्स टू द शेरिफ्स directing them to send 4 good knights for every county to attend a meeting of the Great Council of the Oxford। जहाँ पे जो किंग जॉन था उसने हर राज्य के शेरिफ्स को, मतलब जिनका काम टैक्स कलेक्शन था, उनको डायरेक्शन दिया कि हर राज्य का, हर काउंटी का, छोटे छोटे पार्ट्स का 4 गुड नाइट्स, बढ़िया लीडर्स 4 आने चाहिए ग्रेट काउंसिल ऑफ ऑक्सफोर्ड में, मतलब मीटिंग के लिए मौजूद होने चाहिए 4। अब ये जो है, ये आप देखें, ये इलेक्टिव अभी तक नहीं आया, मतलब वोट दे के नहीं जाएगा। राजा को पसंद है, राजा ने शेरिफ को डायरेक्शन दिया, शेरिफ 4 गुड नाइट्स, मतलब गुड नाइट्स ढूंढेगा और उनको भेजेगा। नाइट्स मतलब घोड़सवार होता है, यहां पे आप लीडर्स समझें। The motive of King John in inviting the knights was not to give any right of representation to the people। यहाँ जो किंग जॉन ने जो बुलाया लोगों को अपने यहाँ शामिल करने के लिए ग्रेट काउंसिल में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई मोटिव था कि आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दे रहा है। सिर्फ बुलाया एनलार्जमेंट के पर्पज से टू द पीपल, बट टू मेक रेजिस्टेंस ऑफ हिज प्रपोज्ड टैक्सेस द लीस्ट पॉसिबल। मतलब जब वो कानून बनाए तो जनता नकारे नहीं, नकारने का स्कोप जो हो जनता के पास वो बहुत लिमिटेड बचे, कम बचे। ड्यू टू हिज डिस्पोटिक एक्ट्स he lost confidence of many of his supporters, consequently powerful section of the country of barons। तो किंग जॉन का ये जो अटपटा सा बिहेवियर था कि अपने मन से जो टैक्स स्लैब है वो अगर बढ़ा दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इनसे डिससेटिस्फाइड हो गए और बोले कि भैया तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी जो बैरन्स थे, मतलब आप समझे कि जो सामंत के जो श्रेणी में जो लोग थे, उन्होंने किंग जॉन के खिलाफ आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब विरोध करना शुरू किया। प्रेजेंटेड द किंग जॉन द ग्रेट चार्टर। तो बैरन्स ने एक बढ़िया चार्टर तैयार किया, लिखा पढ़ा हुआ, जिसमें बहुत सारे नियम लिखे, इंडिविजुअल राइट्स लिखे, और किंग जॉन के सामने पेश किया। कहा कि भैया देखो, तुमको जो भी डिस्पोटिक एक्ट करना है तुम करो, लेकिन ये जो चार्टर है हम जो मांग रहे हैं इसको सैंक्शन करो। और ये चार्टर था मैग्ना कार्टा 1215 के समय में। तो 1215 के समय में किंग जॉन राजा था। किंग जॉन से बैरन्स ने जबरदस्ती मैग्ना कार्टा पे साइन कराया था। इसका मतलब मैग्ना कार्टा कोई विलफुली पास किया गया कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। The Magna Carta on June 12, 2015 and threatened a civil war in case he refused to assent to it। बैरन्स ने धमकाया कि अगर नहीं पास करोगे, किंग जॉन को धमकाया कि अगर नहीं पास करोगे और एसेंट नहीं दोगे तो भैया तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी राजा तब तक गद्दी पे नहीं बैठ सकता जब तक जनता ना चाहती हो। जनता एक बार अगर मान ली कि भैया तुम आउट,
तो तुम आउट। एसेंट जॉन वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव बट टू एसेंट टू इट। तो जॉन को आखिरकार उसके ऊपर अपनी सहमति जतानी पड़ी और इसी के साथ मैग्ना कार्टा पास हुआ, लैंडमार्क मैग्ना कार्टा। बीइंग इलिटरेट ही कुड नॉट साइन, तो किंग जॉन अनपढ़ था, वो साइन नहीं कर सकता था। हेंस द सील ऑफ द स्टेट वॉज एफिक्स्ड ऑन इट, इसीलिए राज्य का जो मोहर था वो मैग्ना कार्टा पे बिठा दिया गया, क्योंकि राजा का एसेंट आप कब लेंगे, उसके साइन से, तो साइन तो वो कर नहीं सकता था, इसलिए राज्य का जो मोहर था वो बिठाया गया। द चार्टर प्रोवाइडेड द किंग मस्ट नॉट एक्ट, चार्टर में क्या इंपॉर्टेंट था मैग्ना कार्टा में, द चार्टर प्रोवाइडेड दैट द किंग मस्ट नॉट एक्ट इन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ जनरल काउंसिल। राजा इस रूप में कभी बिहेवियर ना करे, इस रूप में कभी काम ना करे जैसा कि जनरल काउंसिल के बिना परमिशन के, मतलब जनरल काउंसिल की सहमति ले, उसके बाद राजा को जो करना है राजा करे, लेकिन अपनी मनमानी ना करे। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट ऑल ग्रेट बैरन्स शुड बी समन्ड इंडिविजुअली, कहा गया कि जब भी काउंसिल होगा तो जब बैरन्स जो हैं, सामंत के पद पे जो लोग हैं, उनको बुलाओ, उनके साथ मीटिंग करो, उनकी बात सुनो। द नाइट्स ऑफ द सिर बाय रिट्स एड्रेस टू द सेरिफ्स, द मैग्ना कार्टा हैज बीन रिगार्डेड एज द चार्टर ऑफ सिविल लिबर्टी। तो ये जो चार्टर ऑफ सिविल लिबर्टी, जो लोगों के लिबर्टी की आज़ादी के बारे में बात किया गया 1215 में, इसको लाने का तरीका आप भी समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि भैया राजा ने अपनी मन से ही पास कर दिया था, राजा पे दबाव लाके लिबर्टी की बात कराई गई थी। तो इसके अनुसार आप देखेंगे कि मोनार्की भी धीरे धीरे जिंदा है और डेमोक्रेसी का अंश भी थोड़ा थोड़ा जिंदा है, क्योंकि लिबर्टी का पार्ट जिंदा है। For the British people, not going into the question as to whether Magna Carta was such or not, we may however mark the charter was strongly baronial। इसका मतलब कहा जा सकता था कि सिर्फ बैरन्स के कारण ही सिविल लिबर्टी का ये जो कंसेप्ट मैग्ना कार्टा में था वो पास हुआ था, और वो भी जोर जबरदस्ती। तो आप देखिए सेक्शन पीरियड में अलग था, नॉर्मन पीरियड में अलग था, ये एंजीवियन और प्लांटेगेनेट पीरियड में अलग रूप ले लिया। मैग्ना कार्टा was way marked a milestone in the growth of limited monarchy in England। मैग्ना कार्टा ने बहुत पहले बता दिया था कि हमारे देश में मोनार्की रहेगी, राजतंत्र रहेगा, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म में, राजा जो चाहेगा वो कर सकेगा, ऐसा नहीं होगा। 1254 में 1254 में हेनरी थर्ड राजा बना। Summoned 2 knights from the each county who sat in the parliament convoked in that year। हेनरी थर्ड जब राजा बना तो उसने हर काउंटी का, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वेल्स के जितने भी पार्ट थे, उनके हर काउंटी में से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए नाइट्स को। No agreement could be reached between the kings and the barons over the proposed tax, with the result they fell into quarreling and eventually resorted to arms। बैरन्स और राजा के बीच टैक्स को लेके कभी भी सहमति नहीं बन पाई और इसलिए झगड़ा हुआ, इसलिए युद्ध के समय तक बात चली गई। द किंग वॉज डिफीटेड एंड साइमन डी मॉन्टफोर्ट द लीडर्स ऑफ द बैरन्स। तो किंग जो हेनरी थर्ड थे वो हार गए, और जो सामंत का जो श्रेणी था उसका जो लीडर था साइमन डी मॉन्टफोर्ट, वो गद्दी पे आया। द लीडर ऑफ द बैरन्स एमर्ज एज द वर्चुअल डिक्टेटर ऑफ द कंट्री, और वो वहां का डिक्टेटर बना। तो आप देखें मोनार्की से धीरे धीरे सिविल लिबर्टी का कंसेप्ट आया और डिक्टेटर का भी कंसेप्ट एक्सपीरियंस किया इंग्लैंड ने। मॉन्टफोर्ट कन्वेंड अ पार्लियामेंट इन 1265 which was attended not only by bishops, barons, knights of the shire, but also by 2 representatives of each of the 21 boroughs और towns। जितने भी 21 बोरोज थे, उन बोरो के हर 2 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ऑलरेडी मौजूद हो गए थे। तो मॉन्टफोर्ट ने जो काउंसिल मीटिंग बुलाई थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी और उस मीटिंग में सबको शामिल किया। लेकिन मॉन्टफोर्ट ने जो भी तरीके अपनाए मीटिंग करने का, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का, वो हेनरी थर्ड जब फिर राजा बना
तो उसने मॉन्टफोर्ट के किए गए सारे क्रियाकलापों को चेंज कर दिया अगले 30 सालों में। इट वॉज इन 1295 दैट एडवर्ड वन resorted to previous practice of मॉन्टफोर्ट। फिर एडवर्ड वन शासन में आया और मॉन्टफोर्ट ने जितनी भी चीज़ें लाई थी चेंज में, जैसे क्लर्जीमैन को, क्लर्जी को, जेंट्री को, इन सब को हाउस ऑफ कॉमन्स में बिठाने लगा। मतलब मॉन्टफोर्ट ने धीरे धीरे एक नया सदन स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब एक बड़ा सदन के रूप में तैयार करने लगा जो कि आगे जाके हाउस ऑफ कॉमन्स का रूप लेने लगा। लेकिन हेनरी थर्ड जब फिर राजा बना तो उसने ये सारी चीज़ें बदल दी। एडवर्ड वन जब राजा बना तो उसने मॉन्टफोर्ट द्वारा किए गए चीज़ों को फिर लाया। मतलब वो रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा लोगों को शामिल कर रहा था मॉन्टफोर्ट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नेशन, बैरन्स, क्लर्जी, नाइट्स, बर्गेस, टू मीट इन एन असेंबली वोट ओवर द प्रपोज्ड टैक्सेस। तो एडवर्ड वन ने सभा जो थी और बड़ी कर दी। दिस असेंबली कंसिस्टेड 572 पर्सन्स। इस असेंबली में लगभग 572 लोग थे। 572 लोगों की ये सभा बुलाई गई थी, सिर्फ टैक्स के बारे में बात करना था। तो एडवर्ड वन ने मॉन्टफोर्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट किया, हेनरी थर्ड नहीं कर रहा था। इसमें कुछ लोग जो थे वो सीयर्स थे, बोरोस से आए थे, कुछ लोग थे जो बड़े लोग थे, क्लर्जीमैन थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। द पार्लियामेंट इन द ट्रू सेंस ऑफ इट कंसिस्टेड गुड नंबर ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो धीरे धीरे एडवर्ड वन ने मॉडल ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट कर दिया था। मतलब बाद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स जाके कहा जाने लगा उसकी शुरुआत यहां से थी। एडवर्ड वन ने इस मॉडल ऑफ पार्लियामेंट को और डेवलप किया। कैसे? द मॉडल पार्लियामेंट मेट एज अ सिंगल चेंबर बट वोटेड एज द टेक्स बाय 3 डिविजन्स। मतलब ये एक पार्लियामेंट बड़ा सा बुलाया लेकिन इसमें 3 डिवीजन तैयार किया राजा ने। उस वक्त राजा था एडवर्ड वन। द किंग कॉल्ड द क्लर्जी इन वन ग्रुप। क्लर्जी लोगों को एक ग्रुप में रखा, बैरन्स एंड नाइट्स को एक ग्रुप में रखा, सेकंड ग्रुप, टाउन्समैन को, मतलब जो टाउन्स के लोग थे उनको एक ग्रुप में रखा। मतलब थर्ड ग्रुप उसने तैयार किया। इन द थर्ड ग्रुप फॉर हिज प्ली फॉर मनी एंड गिव देयर कंसेंट इन अ सेपरेट ग्रुप्स। मतलब एक सेपरेट ग्रुप्स तैयार करने लगा। हेयर वी हैव अ डिवीजन इन अ पार्लियामेंट इन 3 हाउसेस। उस दौरान पार्लियामेंट के 3 हाउस हो गए थे। मतलब उसने ऐसा तैयार किया। आज देखें पार्लियामेंट के लगभग 2 हाउसेस होते हैं। हमारे यहाँ हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, लोकसभा, उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस वक्त 3 चैम्बर्ड सिस्टम था, लेकिन 3 चैम्बर्ड सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चला। हर देश में, हर राज्य में 2 चैम्बर्ड सिस्टम आया। बट द 3 चैम्बर्ड सिस्टम नेवर बिकम फिक्स्ड प्रैक्टिस। ज़्यादातर लोगों ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। एंड इंस्टीड देयर ग्रू एन अरेंजमेंट वेयर बाय द क्लर्जी एंड द बैरन्स कोलैस्ड इन अनदर ग्रुप। इंस्टीड ऑफ 3 ग्रुप्स देयर केम टू एग्जिस्ट 2 ग्रुप्स। अल्टीमेटली 2 ही ग्रुप्स तैयार हुए। वन ग्रुप गिविंग बर्थ टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड अदर टू हाउस ऑफ कॉमन्स। एक ग्रुप हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए तैयार हुआ और एक ग्रुप हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। मतलब उनके यहाँ जो लॉर्ड्स का कंसेप्ट था वो शुरू से ही आखिरी तक बना रहा। तो इसके साथ ही वहाँ भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ, मतलब 2 सदन हुआ। प्लानगेटेड पीरियड जो था, द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्रीज इन 1341। इस पीरियड के दौरान पार्लियामेंट के पावर बढ़े। द पार्लियामेंट मेड द किंग एडवर्ड वन एग्री द फॉलोइंग मैटर्स। मतलब एडवर्ड वन राजा था और पार्लियामेंट भी मौजूद थी, क्योंकि एडवर्ड वन ने ही पार्लियामेंट तैयार किया। धीरे धीरे पार्लियामेंट की शक्तियाँ बढ़ाई गई। किस तरीके से? पहला, द किंग विल नॉट लेवी एनी टैक्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट की मर्जी से राजा कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। दूसरा, द पार्लियामेंट मे अपॉइंट कमिश्नर टू ऑडिट द अकाउंट्स। पार्लियामेंट अगर चाहे तो खुद से एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है जो कि अकाउंट्स ऑडिट करके देगा। थर्ड, मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट। तीसरा कहता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा। तो आप देखें जिस पार्लियामेंट का कंसेप्ट कहाँ था और वो कहाँ आ गया धीरे धीरे बढ़ते हुए।
ये 1341 चल रहा है अभी वहां पे। फोर्थ, द मिनिस्टर विल रिजाइन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द सेशन एंड रिप्लाई टू ऑल चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई चार्जेस हैं तो उसको रिजाइन करने हैं और जवाब देना है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आप देखें एक पार्लियामेंट के रूल्स भी तैयार होने लगे। द पार्लियामेंट हु एक्वायर्ड द राइट टू डिथ्रोन अ किंग, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर दिया गया कि वो चाहे तो राजा को डिथ्रोन कर सकता है, मतलब गद्दी से हटा सकता है। इन 1327 एडवर्ड टू वॉज मेड टू लीव थ्रोन। 1327 के दौरान एडवर्ड टू को गद्दी से हटाया गया था। अब आते हैं चौथे पीरियड में जिसका नाम है टूडर पीरियड। टूडर पीरियड कब से कब तक चला? 1485 टू 1603 तक उसको टूडर पीरियड कहते हैं। मतलब नई डायनेस्टी आई, नया शासन आया। इस वक्त जो राजा बने वो थे हेनरी 7 गद्दी पे। इन्होंने कुछ चीजें चेंज की। क्या? द फाउंडेशन ऑफ किंगशिप हैड बिकम सिक्योर इन इंग्लैंड। ये कंफर्म तय हो गया कि इंग्लैंड से राजतंत्र नहीं जाएगा, रहेगा। दूसरा, द कॉमन लॉ हैड रीच्ड एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कॉमन लॉ जो होगा वो एक एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच गया। कॉमन लॉ मतलब, और उसमें भी रिफॉर्म्स आने लगे। द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर फंक्शनिंग एक्टिवली। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जो थे वो अच्छे से काम करने लगे। द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू काउंटी एंड बोरो कोर्ट्स हैड बिकम फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। लोकल गवर्नमेंट में भी जो काउंटी कोर्ट्स थे या बोरो कोर्ट्स थे वो भी इस्टेब्लिश्ड हो गए। जैसे आप देखें केएमसी जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसका अपना एक कोर्ट है, केएमसी कोर्ट। द पार्लियामेंट हैड बिकम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड कंसिस्टेड ऑफ टू हाउसेज, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब 1485 से लेकर 1603 तक ये इस्टेब्लिश हो गया कि राजतंत्र भी रहेगा और पार्लियामेंट भी रहेगा, जिसके दो हाउसेज होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स वॉज अ विगरस एंड पावरफुल बॉडी। उस दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही पावरफुल बॉडी थी। हाउस ऑफ कॉमन्स हैड ओन रिकॉग्निशन एंड गेट कंसिडरेबल पावर्स। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पावर्स था लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज़्यादा पावरफुल था। टूडर पीरियड में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई। दे इवन थ्रेटेंड द कॉमनर्स इफ लेटर सोड देमसेल्फ ऑब्स्टिनेट। हेनरी 7 इज सेड टू हैव वार्नड देम ऑन वन ओकेजन दैट he would send some of them gallows if they did not make certain measures। मतलब हेनरी 7 ऐसा राजा था जिसने पार्लियामेंट भी बनाए रखा क्योंकि पुराना सिस्टम चल रहा था, और मतलब राजतंत्र में भी बिलीव कर रहा था। मतलब आज भी वो लोगों को ये धमका रहा था कि अगर विरोध करोगे तो मरवा देंगे, ऐसा। क्वीन एलिजाबेथ एक्चुअली सेंट 2 मेंबर्स टू प्रिजन। जब क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी तो उन्होंने 2 लोगों को प्रिजन भेजा for their obstinate persistence in advocating legislative proposal distasteful to her। मतलब 2 लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ को कुछ प्रपोज किया था और कहा था कि इन टॉपिक्स पे कानून बनने चाहिए, इसके लिए उनको जेल भेज दिया। तो मतलब राजतंत्र में विश्वास करने के कारण ये जो पार्लियामेंट सिस्टम तैयार हुआ था उस दौरान आप देखें हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ही ज़्यादा पावर था, जहाँ पे बड़े लोग बैठेंगे, इसलिए 2 लोगों को जेल भेज दिया। Thus parliament though it survived but did not place grave obstacle in way of royal despotism। इसका मतलब टूडर पीरियड के दौरान तैयार तो हो गया था पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में भी था, लेकिन रॉयल डेस्पोटिज्म अभी भी खत्म नहीं हुई थी और राजतंत्र कहीं ना कहीं बना हुआ था। द पार्लियामेंट दैट प्रूव्ड एमेनेबल could survive for a year, whereas one showed obstinacy and rigidity was summarily dismissed। The laws which the parliament could not enact were enacted by royal proclamation। उस दौरान भी जो पार्लियामेंट कानून नहीं बना पाता था वो रॉयल प्रोक्लेमेशन से कानून पास होता था, मतलब राजा रानी द्वारा पास किया जाता था। इसका मतलब राजा रानी वाला सिस्टम वहाँ पे अभी भी मौजूद था। अब आते हैं स्टुअर्ट पीरियड पे।
5वें पीरियड के दौरान। तो ऐसे धीरे धीरे उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पार्लियामेंट, उनका कॉमन लॉ, उनका लॉ डेवलप होता चला गया। जब क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ तो गद्दी पे पहुंचे उनके एक कज़न जिनका नाम था जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। मैंने कहा जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स ये सब एक साथ होते हैं। तो जेम्स सिक्स को राजा बनने का मौका मिला, हु इन 1603 वॉज क्राउन्ड द किंग ऑफ इंग्लैंड एज जेम्स वन, जिनको 1603 में राजा बनाया गया और उनको जेम्स वन की उपाधि दी गई। उनका तुरंत ही राजा बनने के बाद पार्लियामेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हो गया। मतलब राजा, कुछ कुछ राजा थे जो पार्लियामेंट में बिलीव करते थे, कुछ कुछ राजा थे जो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करते थे। हमारा जो अभी है वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो सर्वोपरि है। मन किया नोट बदल दिए, मन किया जीएसटी ला दिए, मन किया, मन जो करता है, बहुत डेंजर। आगे he soon came into conflict with the parliament as he believed in divine rights of kings, जैसे वो मानता था कि दैव शक्ति का सिद्धांत है, मैं राजा हूं, ये क्रिएटेड है, मैं तो बनाया गया हूं भगवान के द्वारा, ये तो आर्टिफिशियल क्रिएशन है, मैं नेचुरल क्रिएशन हूं, ऐसा मानता था। एंड लेड ग्रेट स्ट्रेस अपॉन रॉयल प्रेरोगेटिव्स, और उसने कहा कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है नो डाउट, लेकिन राजा के पास ज़्यादा पावर है, राजा ज़्यादा पावरफुल है। हाउएवर देयर वाज नो ओपन रिपच्चर बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट, कोई भी खास मेल नहीं था पार्लियामेंट और राजा के बीच। इट फेल टू द फेट ऑफ चार्ल्स वन दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट डेवलप्ड इनटू सिविल वॉर। धीरे धीरे जब तक चार्ल्स वन आए टूडर पीरियड के, तब तक पार्लियामेंट और राजा के बीच झगड़ा शुरू हो चुका था, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में बैठते थे वो हमेशा चाहते थे कि भैया पार्लियामेंट चले, क्योंकि राजतंत्र इस्टेब्लिश हो जाने से उनकी गद्दी आउट हो जाएगी। ही वॉज मेड टू साइन पिटिशन। इस सिविल वॉर को धमका के चार्ल्स वन से 1628 में पिटिशंस ऑफ राइट्स तैयार किया गया। पहला मैग्ना कार्टा 1215 में किंग जॉन को बैरन्स ने धमका के साइन करवाया था। दूसरा पिटिशंस ऑफ राइट्स, पार्लियामेंट ने राजा को सिविल वॉर की धमकी देके पिटिशंस ऑफ राइट्स 1628 में पास करवाया। तो आप देखें कि ये जो लिबर्टी का कंसेप्ट है ये छीनना ही पड़ता है। आज़ादी मांगने से मिल जाती तो बात खत्म हो जाती, ये छीनना पड़ता है। और चार्ल्स वन को ये भुगतना भी पड़ा। चार्ल्स वन वॉज पुट ऑन ट्रायल, condemned and eventually executed, जान भी दे देनी पड़ी। After the execution of Charles I, governmental changes came in quick succession। तो अगर आपकी मतलब आज़ादी जो है वो शासन खींच ले, राजा खींच ले, तो राजा को आप खींच लें तो आपकी मतलब आज़ादी जो है वो बनी रहेगी। तो अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो शासक को भी बलिदान देना पड़ेगा कभी भी। The kingship and the House of Lords were abolished. Both were considered equally useless and dangerous। तो आप देखें इस स्टुअर्ट पीरियड के दौरान राजा को ही बात दे दिया गया, राजा को मार दिया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को यूजलेस कह दिया गया। मतलब जनता हाउस ऑफ कॉमन्स में अब ज़्यादा बिलीव करने लगी थी। इसका मतलब अब अगर राजतंत्र बच भी जाता है तो वो सिर्फ नाम मात्र का वो राजा कहा नहीं जाएगा, मतलब राजा कहा जाएगा, राजा की शक्तियाँ नहीं होंगी। The Parliament formally proclaimed England a Commonwealth और Republic in 1649। और 1649 में फाइनली कह दिया कि इंग्लैंड एक कॉमनवेल्थ है और एक रिपब्लिक नेशन है, जैसे हमने ये बात 1950 में की थी। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉर्नवेल वॉज नेम्ड लॉर्ड प्रोटेक्टर। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया गया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देखें मैग्ना कार्टा, पिटिशंस ऑफ राइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। बट द प्रोटेक्टर टू हैड ट्रबल विद द पार्लियामेंट एंड हिज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड टू टेक रूट। लेकिन अभी भी थोड़ा समय लग रहा था,
पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे फॉर्म में आने में। आफ्टर द डेथ ऑफ कॉमवेल मोनार्की वॉज रेस्टोर्ड इन इंग्लैंड। कॉमवेल का देहांत हुआ, मोनार्की इंग्लैंड में फिर आ गई। अब राजा बने चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड, द थर्ड स्टुअर्ट। ऑल्दो चार्ल्स सेकंड ट्राइड टू रूल डेस्पोटिकली, अब जैसे पार्लियामेंट रेस्टोर हो गया, एक राजा चार्ल्स वन मरा, तो अब चार्ल्स टू के दिल में तो भैया कहीं ना कहीं डर मौजूद है कि हम ज़्यादा फड़फड़ाएं तो हम भी कटेंगे। Yet he was enough to perceive how far it was safe to go, what the consequences of transgressing Parliament would be. He effected a sort of compromise between the royal authority and parliamentary supremacy thereby. उसने धीरे धीरे एक बैलेंस तैयार किया कि भैया राजतंत्र भी रह जाए और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रह जाए। However, within a short time of his succession, James II quarreled with the parliament over the right to exercise his dispensing power. पार्लियामेंट से लड़ाई कर लिया कि भैया मेरा पावर ज़्यादा है। That is the right to suspend the operation of certain laws. मतलब अगर वो जब चाहे तब किसी कानून को सस्पेंड कर दे, ये पावर जो था वो पार्लियामेंट इंजॉय कर रहा था। राजा कह रहा था भैया हमको इंजॉय करना है। जेम्स टू he did certain acts like reviving arbitrary ecclesiastical court of high commissioner abolished by the parliament in 1641. जो सिस्टम पहले ही पार्लियामेंट ने एबॉलिश कर दिया वो धीरे धीरे वो फिर इंट्रोडक्शन में ला रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो रही है पार्लियामेंट के साथ। एंड प्रोमलगेटिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस अंडरटेकिंग टू गिव कैथोलिक्स एंड नॉन कन्फर्मिस्ट फार मोर फ्रीडम इन रिलीजियस मैटर्स। धीरे धीरे कैथोलिक्स और नॉन कन्फर्मिस्ट को ज़्यादा आज़ादी दे रहा है, तो इसके कारण वो धीरे धीरे पार्लियामेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में इन इंग्लैंड। देयर वाज नो सपोर्ट जेम्स हु फ्लेड टू फ्रांस, तो जेम्स को भाग जाना पड़ा क्योंकि जनता जो है वो पार्लियामेंट का साथ थी, पार्लियामेंट के कंसेप्ट के साथ थी। द स्टुअर्ट मोनार्की केम टू एन एंड, और इसके अनुसार स्टुअर्ट को भी भाग जाना पड़ा फ्रांस और मोनार्की भी बंद हुआ। और आगे समय के साथ अगले 150 साल में पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स अच्छे रूप से स्टैब्लिश हुआ। अगला पार्ट है हैनोवर पीरियड। हैनोवर पीरियड के दौरान मतलब आपका समझें कि 1689 के आसपास, मतलब 1700 के आसपास, पार्लियामेंट और किंग धीरे धीरे तालमेल मिला लिए थे। पार्लियामेंट के पास तो ऑप्शन था, किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए किंग ने कहा कि ठीक है भैया जो दोगे उसी में हम रह लेंगे, हम तुम्हारे साथ मिल के चलेंगे। अब धीरे धीरे ये समय आगे बढ़ता गया। फरवरी 1689 में एक नया डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। क्या? डिक्लेरेशन ऑफ राइट इन स्टैट्यूट एंड अडॉप्टेड इट एज अ लॉ। डिक्लेरेशन ऑफ राइट 1689, तो आप देखें मैग्ना कार्टा, पिटिशंस ऑफ राइट, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन स्टैट्यूट, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलके इनके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। द डिक्लेरेशन हैज बीन कॉल्ड एज अ बिल ऑफ राइट्स। इस डिक्लेरेशन को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। द डॉक्यूमेंट सेट फॉर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। दे वेयर अंडरस्टूड बाय द पार्लियामेंट एट द टाइम दो इट वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द टर्म। इसको ऐसा नहीं कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं लेकिन बिल ऑफ राइट्स बता रहे हैं, लेकिन सारे प्रिंसिपल उसमें लिख दिया। It proclaimed the legislative supremacy of the parliament, reiterated a denial of the crown's right to levy any tax or import without parliamentary consent, insisted that parliament should be regularly called. इसमें यह भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि पार्लियामेंट को हर समय मिलना चाहिए, पार्लियामेंट को आना चाहिए, बात विचार होना चाहिए। इन शॉर्ट, डॉक्यूमेंट फॉर्मली इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब बिल ऑफ राइट्स ने धीरे धीरे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी स्थापित की एंड मार्क द कल्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दैट हैड गॉन बिफोर। और ये जो राजतंत्र था वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। और इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रिटिश शासन में राजतंत्र खत्म हुआ।
तो हैनोवर पीरियड में ही हाउस ऑफ कॉमन्स ज़्यादा रूप से इस्टेब्लिश हुआ। ड्यूरिंग द हैनोवर पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस। ऑल्सो इन रिलेटिव इंपॉर्टेंस 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तैयार हुए बिफोर ग्लोरियस रिवोल्यूशन, मतलब स्टुअर्ट के भागने से पहले। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्सरसाइज्ड अनक्वेश्चनेबल सुप्रीमेसी, मतलब जब तक स्टुअर्ट था तब तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बहुत पावर थे। स्टुअर्ट के भागने के बाद पार्लियामेंट का जो ज़्यादा पावरफुल बॉडी बनाया गया वो हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि वो इलेक्टेड बॉडी है। हमारे देश में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, राज्यसभा नहीं। बट विद इन 30 years ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन, मतलब 1700 के आसपास, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिगेन to lose its power, and by degrees of House of Commons were able to win its first legal equality with the House of Lords। और समय के साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन्स का भी पावर इक्वेट होने लगा। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स उतना पावरफुल रहा नहीं। द सुप्रीमेसी ओवर इट, देयर वर सेवरल फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू दिस एंड। वन ऑफ देम वॉज द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द reign of the first two George, the dominating figure of the government of Walpole, who all while a member of House of Commons made it the center of legislative political leadership। उसके बाद 1716 में सेटलमेंट एक्ट, द सेप्टेनियल एक्ट ऑफ 1716 ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब ये वो कानून बनाए जाने लगे जिसके कारण हाउस ऑफ कॉमन्स को पावर दिया जाने लगा। और अल्टीमेटली एक्ट ऑफ 1911 पास किया गया, मतलब 1911, हमारी आज़ादी पाने से कुछ समय पहले। और उन्होंने धीरे धीरे अपने हाउस ऑफ कॉमन्स को, पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे अब मतलब स्टैग्नेंट हो गया था, सारे लॉ तैयार हो चुके थे। और इस वक्त अब उनको समझ में आया था कि अब अपना देश चलाना है और बाकी देशों को आज़ाद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये रहा कि कैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री। उम्मीद है आपको पसंद आया। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक मेरे साथ पहुँचा है और सारी चीज़ों को, सारे पीरियड्स को पढ़ते हुए, न भगाए हुए, थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि इतिहास है भैया, तो कमेंट जरूर करके बताएं और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताएं। थैंक यू।